जब आपसे सवाल सोल्व ना हो तब आप फिर वो देखिए वीडियो, अदरवाइज खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है? फाइन। मेरा जी पहले पढ़ लो, तब तक मैं इसमें राम कहानी तैयार कर लेता हूँ। देखिए ये रिजल्ट वाली बात है, यहाँ से रिजल्ट ही सीखा जाएगा। अब जरा समझ लीजिए। देखिए यार इसमें कई सारे सवाल पूछे गए हैं। कह रहा जी कोई वर्ग है, समझ रहे मेरे बच्चे, ये कोई वर्ग है। सवाल में कह रहा है, एक सेकंड अभी करा रहा हूँ। कह रहा जी कोई वर्ग है मेरे बच्चों, और इसकी हर एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी रखी है, कुछ भी रखी मान लीजिए, ये रखी। कहता जी हमने यहाँ पे इसके कोनों को इस तरीके से काटा कि इसके अंदर एक रेगुलर ऑक्टागन बन जाए, मतलब जितना यहाँ से काटे उतना यहाँ से काटे, उतना यहाँ से काटे और उतना यहाँ से काटे। इस तरह से हमने एक ऑक्टागन बनाई, यानी इसके कोनों को काट काट के हमने इस तरीके से एक ऑक्टागन बनाई। इस तरीके से हमने इसके अंदर एक ऑक्टागन बनाई। बात समझ पा रहे हैं? थोड़ा और गहरा रंग कर देता हूँ बात ऐसी है तो। है ना? अब देखिए अब मेरे बच्चों बड़ी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप स्केल के कोनों को काट के आपने एक ऑक्टागन बनाया है, तो इसका मतलब यहाँ से अगर ये x सेंटीमीटर काटा होगा तो यहाँ से भी कितना काटा होगा x, तो ये वाली लेंथ निकाल देंगे, आप कहीं से निकल जाएगी। तो मेरे बच्चों ये वाली लेंथ क्या होगी, √2x होगी। क्या होगी? √2x होगी। भाई ये x तो ये √2x होगी, और ये ऑक्टागन, ऑक्टागन की सारी साइडें बराबर, ये भी ये भी ये भी। अरे हाँ है ना, समझते हो कि नहीं? है ना? तो आप देखेंगे कि सर ये x तो ये होनी चाहिए √2x, तो यानी a जो है वो बेसिकली बराबर है √2x के। हम यूं भी कह सकते हैं सर x की जो वैल्यू a/√2 होगी। अगर x की वैल्यू a/√2 है मेरे बच्चों, अगर x की वैल्यू a/√2 है, हमने तो स्केल की साइड को छोड़ माननी पड़ेगी। हमने अगर ऑक्टागन की साइड a मान ली तो स्केल की साइड s मान लेते हैं, कैपिटल S। यानी यहाँ से यहाँ तक की भुजा की लंबाई हम s मान लेते हैं, वर्ग की भुजा की लंबाई मेरे बच्चों क्या मान लेते हैं, s मान लेते हैं, ठीक है? और जिसके अंदर कोने काट के ऑक्टागन बनाए उसकी साइड की लेंथ हम a मान लेते हैं, ठीक है जी? आइए अब कहानी को समझिए। कहानी ये है कि हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो ये आई थी a/√2, यानी यहाँ से यहाँ तक की ये वाली जो लेंथ है ये a/√2 है, ये वाली लेंथ। ऐसे जैसे यहाँ थी सेम वही लेंथ यहाँ आएगी a/√2, है ना? तो मेरे बच्चों हमारे पास ये लेंथ आ गई, ये लेंथ आ गई, ये लेंथ, और ये लेंथ कितनी है बाबू, a। ये लेंथ कितनी मेरे बच्चे, a। ये लेंथ कितनी है, a, है ना? अगर मैं आपसे ये कह दूं तुम्हें या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है, बोलो दिल में मेरे आज क्या है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जोड़ करोगे तो ये वर्ग की भुजा के बराबर ही तो आ जाएगा मेरे बच्चों। तो a/√2 जमा a जमा a/√2, तो जोड़ो, तो a जमा a/√2 जमा a/√2, दिस इज इक्वल टू s। यहाँ से सोल्व करोगे तो ये 1 और 1 2/√2 काटोगे तो √2 आएगा। यहाँ से a को मान लोगे तो यहाँ से a को मान लोगे तो √2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, बराबर है। ये एक संबंध बन गया क्या, कि वर्ग की भुजा की लंबाई जो होगी वो ऑक्टागन की साइड की लेंथ का √2 + 1 टाइम होगी। ये पहला परिणाम हुआ। दूसरा, a की वैल्यू निकालना हो तो s, ये √2 + 1 बटे चला जाएगा, और का प्रीमेकन कर देंगे तो √2 - 1 √2 - 1। आप देखेंगे कि a इक्वल टू आ गया s * √2 - 1, a + b * -b * -b तो में से क्या 1। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पे भी गौर से देख रहे होंगे मेरी बात को, क्या कि यहाँ से एक और रिजल्ट बन गया क्या, कि अगर आपको ऑक्टागन की साइड से और किसी वर्ग के कोने काटे हैं और स्केल की साइड s है तो आंसर होगा s * √2 - 1। मानते हैं ये बात? अगर तो मानते हैं तो आपके सवाल में क्या था, कहता दिए गए वर्ग से काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े अष्टभुज की भुजा ज्ञात करें और स्केल की साइड की लेंथ थी 16, ऑक्टागन की साइड की लेंथ होगी √16, स्केल की साइड * √2 + √2 - 1। देखो जी आंसर है, देखो ये आंसर, क्योंकि यहाँ से अगर आप 16 को मान लेंगे तो √2 - 1 बचेगा, तो सी आपका ऑप्शन, सी मेरे बच्चों आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया। बोलो भैया ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया। बढ़िया जी आइए बात है। अब इसी में कुछ और भी रिजल्ट है वो भी समझ लीजिए। ये तो था वर्ग की भुजा के साथ, कई बार क्या है ऑक्टागन का एरिया भी निकालना पड़ जाता है। तो ऑक्टागन का एरिया कैसे निकाला जाए, देखिए दो तरीके। आप एक काम तो ये कर सकते हैं कि अगर मैं इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, सही बनाओगे तो सही दिखेगी भी तुम्हें, इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, तो मुझे नहीं लगता किसी भाई को आपत्ति होगी यहाँ पे, नहीं होगी आपत्ति। अगर भैया ये साइड ए है तो ये साइड भी ए होगी, ये है तो ये भी ए होगी, ए होगी, ए होगी। दूसरी बात, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ a/√2 है तो ये लेंथ भी a/√2 होगी, और ये वाली लेंथ x थी इसकी मतलब a/√2 था तो ये वाली लेंथ भी a/√2 होगी। आए ना मानते? बोलो पक्का? तब मुझे अगर ऑक्टागन का एरिया निकालना हो तो कैसे निकाला जाए? मिटा मुटा खराब कर रहा है तो ऐसे जब ये बचेगा तो इसका एरिया आपको निकालना होगा, कैसे निकाला जाए? तो मेरे बच्चों ये एक वर्ग बन रहा है, इस वर्ग का एरिया आप निकाल देंगे, कहेंगे जी निकल जाएगा सर कैसे, a²। अब अगली बात, मैं आपको कहूं ये वाला एरिया बताइए, इस वाले ट्रायंगल का, इस वाली रेक्टेंगल का एरिया बताइए। तो ये लेंथ हुआ, ये ब्रेड्थ हुआ, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो a इनटू a/√2। अब जितना एरिया इस वाले रेक्टेंगल का होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, तो इनटू कर देंगे जी 4, है ना? अब मेरे बच्चों इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, कैसे निकालोगे? भाई राइट एंगल बेस हो गया a/√2, हाइट भी हो गई a/√2, तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे आएगा, हाफ, बेस हो गया a/√2 और हाइट भी हो गई a/√2। अब जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका, इनटू कर देंगे 4। ये मेरा आंसर। तो बाबू मेरे ये a², इसको इससे काटोगे 2√2 आएगा, तो 2√2a²। अगर तुम्हारा दिमाग कैलकुलेशन में नहीं चल पा रहा कैसे हो रहा है, आप ऐसे देखो 4 को लिख लो, 2 × 2, अब √2 को 2 से काटते तो √2 ही तो बचता, और यहाँ करेंगे तो 2 दूनी 4 a²।
ए स्क्वायर जोड़ोगे तो 2a स्क्वायर प्लस 2 रूट 2a, पूरे में से 2a स्क्वायर कॉमन ले लोगे, आंसर आएगा 1 प्लस 1। ये होगा मेरे बच्चों किसी भी ऑक्टागन का एरिया, किसी भी ऑक्टागन का एरिया जिसकी साइड की लेंथ आपको दे रखी हो, जिसमें साइड की लेंथ मेरे बच्चों आपको दे रखी हो, भुजाओं की भुजा की लंबाई दे रखी हो, तो सीधा सूत्र लगा देंगे 2 गुना भुजा का लंबाई का और गुना रूट 2 प्लस 1। ये भी एक रिजल्ट बनता है जिसको आप हमेशा ध्यान रखें, है ना। अब अगली बात करिए, 12 सेंटीमीटर भुजा वाली, ये सारे मींस के क्वेश्चन। आइए जी, रेगुलर ऑक्टागन है नहीं हेक्सागन बना दे रहे भैया। है ना, इसका नाम रख लो जी, ये नाम है ना। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ईसीडी, बताइए जी। इस वाली ट्रायंगल के एरिया बताइए, ये तो डिस्कस कर चुके हैं हम, अनेक बार डिस्कस कर चुके हैं। क्या मैंने बताया था कि भाई सेंटर से जब भी आप इसको मिलाओगे, जब भी ऐसा काम करोगे तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या कि पूरी रोमस का एरिया निकाल लीजिए जो भी है ना, पूरी रोमस का एरिया निकाल दीजिए जो भी है। इसको और तरीके से समझा देता हूं, वैसे मैं कल इसे समझा चुका था। क्या बात यह है दोस्तों, जब भी आप इस तरह से सारी लाइनें मिला देंगे ना, ठीक है, इस तरीके से जब आप लाइनें मिला देंगे तो सबके एरियाज आपस में बराबर आने हैं। कुछ साइड हटा के समझानी पड़ेंगी। देखो यार, हाँ यहाँ ये बी सी डी ई है, आप अच्छे से जानते हैं रोमस बनेगी, है ना। हाँ कहेंगे जी हाँ रोमस बनेगी, हम इस बात को जानते हैं। और इस रोमस का एरिया हो गया कितना मेरे बच्चे, जो भी एरिया होगा वही एरिया होगा, है ना। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, यानी ट्वाइस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब बना ए की वैल्यू 12 का वर्ग कितना, तो ये बना पूरी रोमस का एरिया, ये बना मेरे भाई पूरी रोमस का एरिया इस वाली समचतुर्भुज का। क्यों, क्योंकि इस समचतुर्भुज में दो समबाहु त्रिभुज बन जाती है, दोनों का क्षेत्रफल हमने कर दिया, एक समबाहु त्रिभुज का एरिया इतना 2 कर दिया, है ना। तो निकल के आ गया पूरी हेक्सागन का एरिया। अब एक बात और समझो यार, जब इसको इससे मिला दोगे ना तो ये भी इस रोमस को दो बराबर एरियाज में बांटेगा, है ना। तो ये था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका आधा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका एरिया भी वही इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। 4 12 12 36 √3 आपका आंसर है। 36 √3 मेरे भाई आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ कुछ चीजें और भी समझाना चाह रहा हूँ, आपको कल भी ये चीजें डिस्कस की थी कि ये भी एक रोमस बनेगी, और रोमस में अगर इसको इससे मिला देंगे तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका होगा, इसको मिला देंगे तो ये भी जितना होगा उतना ही, है ना। ये सारे एरियाज आपस में बराबर होंगे, क्लियर है। आइए सवाल पे पढ़िए, जिसको करोगे बहुत प्यारा सवाल, ये सारे मींस 2018 के क्वेश्चन। भाई यहाँ से रिजल्ट है, लिख लो पहले फिर चर्चा करेंगे। चर्चा ये है मित्र, अगर मान लीजिए कोई वर्ग है, मान लीजिए कोई वर्ग है, मान लीजिए कोई वर्ग है, ठीक है जी, क्या है बाबू वर्ग। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मान लो यार इसकी साइड की लेंथ कुछ भी रखिए, लेट्स से 10 सेंटीमीटर इसकी साइड की लेंथ। मैं कहूँ यार इसका मिड पॉइंट मिलाओ, ये लेंथ कितनी आएगी 5, इसका मिड पॉइंट ले लो, इसका मिड पॉइंट ले लो, इसका मिड पॉइंट। तो इसके सारे मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो ही जो बनेगा वो हमेशा मेरे बच्चों एक वर्ग बनेगा, जो बनेगा वो भी मेरे बच्चों हमेशा एक वर्ग ही बनेगा। और ये साइड 5 है, ये साइड 5 है, तो ये लेंथ निकाल लोगे 5 √2 आएगी, कितनी आएगी 5 √2। यहाँ से क्या बात समझ में है, समझ में यहाँ से ये लेनी है कि भाई बड़े वर्ग की भुजा थी 10, छोटे वाले वर्ग की भुजा 5 √2, तो क्या रेशियो है इनका, रेशियो निकाल लो। 2 अनुपात √2 को इससे काटोगे तो √2:1। इसका मतलब ये बना कि छोटे वाले वर्ग यानी मिड पॉइंट को मिलाओगे तो उस वाले वर्ग की साइड की लेंथ 1 है, तो बड़े वाले वर्ग की भुजा होगी √2। ये बात आपको पहले से पता भी हो, बड़े वाले वर्ग की भुजा होगी √2, यानी जो इसकी साइड की लेंथ होगी उसका √2 टाइम्स बड़े वाले स्क्वायर की साइड की लेंथ होगी, ये बात हम जानते हैं। दूसरी बात, एक बात बताओ, इस पूरे बड़े वर्ग का एरिया क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर 10 का वर्ग 100, और इस छोटे वाले वर्ग का एरिया क्या हुआ सर, इसका एरिया तो 5 पर 25 दूनी 50, तो आप कहेंगे सर इनके एरिया का जो रेशियो है वो है 2:1, एरिया का रेशियो 2:1, साइड का रेशियो तो √2:1 है और एरिया साइड का स्क्वायर ही होता है, तो 2:1। इसका मतलब ये बना कि जब भी आप किसी वर्ग के मध्य बिंदु को मिलाकर, भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर नया वर्ग बनाएंगे तो उसका एरिया हमेशा ही ओरिजिनल स्क्वायर के एरिया का आधा होगा और साइड की लेंथ हमेशा √2 टाइम्स होगी। पक्का, अब सवाल पे चर्चा करते हैं। देखिए जी, कह रहा है जी कि एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा अगर जो सर्कल बना है उस सर्कल के एरिया 38.5 है, सर्कल के एरिया 38.5 है। बड़ा कर लेते हैं इसको, ये है 38.5 सर्कल के, कौन है, कौन है मेरे बच्चे। सर्कल की रेडियस मान लो r है, अगर सर्कल की रेडियस r है तो एरिया होगा पाई r स्क्वायर, पाई यानी 22/7, r स्क्वायर बराबर 38.5, पॉइंट हटाएंगे बटे 10 आ जाएगा। कट रही है 5 3 8 11 कट जाएगा, 11 2 22, 11 3 33, 11 5 55, 5 7 35 5 2 10, तो आप देखेंगे r स्क्वायर की वैल्यू आई 49/4, यहां से निकल के आएगा r की वैल्यू आई 7/2।
इसके ऊपर भी मुझे कुछ ज्ञान देना भी बताता हूँ। तो रेडियस की वैल्यू 7/2 है मेरे बच्चे, तो रेडियस 7 की आधी है, तो ये पूरी डायमीटर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर पूरा डायमीटर तो 7 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस 7/2 तो डायमीटर 7, यानी इस वाले वर्ग की जो भुजा आ गई वो आ गई 7। अगर इस वाले वर्ग की भुजा 7 है, अगर इस वाले वर्ग की भुजा 7 है मेरे बच्चे, तो आप जानते हैं कि एरिया हमेशा आधा होता है, तो इस वाले वर्ग का एरिया क्या होगा, 49, 7 का 49, तो इस वाले वर्ग का एरिया क्या होगा भाई, इस बड़े वाले वर्ग का आधा ही तो इस वाले का एरिया है, तो अगर मैं इस वाले का डबल कर दूं तो इसका एरिया आ जाएगा, डबल कर दूं तो इसका एरिया आएगा, तो आपको जो 49 दूनी 98 आएगा। और अगर इस वाले का 98 है बाबू, इस वाले का 98 है, इस वाले का 98 है, तो पूरे का बड़े वाले का क्या होगा, डबल, तो 98 दूनी कर दो, 2 8 16 दूनी 18 और 1 19, उत्तर आ जाएगा 196। बी आपका ऑप्शन आ जाएगा, बी आपका ऑप्शन है। समझ पा रहे कि नहीं? हाँ ना? अब मुझे सर्कल पे भी एक तो ज्ञान देना है, उसको सीख लो। ठीक है यार, कुछ डाटा जिनको याद कर लेंगे तो आपका जीवन सुख में होगा। अगर सर्कल की रेडियस 7 है, ठीक है, अगर रेडियस 7 है तो उसका सर्कमफ्रेंस जो होगा, यानी जो पेरीमीटर होगा, आप जानते हैं वो होता है 2 पाई r, 2 पाई का मतलब 22/7 r, वो 44 होगा। ठीक है, दूसरी बात, इसका एरिया जो होगा वो पाई r स्क्वायर होगा 22/7 r, यानी 7 गुना 7 154। मेरे बच्चों 2-3 बातों पे ध्यान दो। क्या ये डाटा आप याद कर लेंगे तो आपके काम आएगा, क्योंकि लगभग सर्कल के जो क्वेश्चन है ना, उसमें रेडियस हमेशा 7 का मल्टीपल देना चाहता है। रेडियस हमेशा ही 7 का मल्टीपल आपको दे देगा, या तो रेडियस 7 देगा, या 7 की आधी देगा, या 7 की डबल देगा, या 7 का 3 गुना देगा, या 7 का 1.5 गुना दे देगा, यानी कुछ ना कुछ 7 के मल्टीपल में जाता है। ऐसा जरूरी भी नहीं है। क्या लिखा है हिंदी वाला, ठीक है। तो आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि रेडियस अगर 7 है तो सर्कमफ्रेंस 44 होगी, एरिया इतना होगा। इस डाटा को रख लो। सोलो ट्रिपलेट है 7 44 154। अगर मान लो रेडियस 7 की जगह 7/2 दे दे, आधी दे दे, तो सर्कमफ्रेंस 22 होगी, इसका आधा हो जाएगा 77, एरिया 77 हो जाएगा। है ना? 7 44 154 याद रखो। अगर मान लो रेडियस डबल दे दे, 14 दे दे, तो 44 का डबल 88 और 154 का डबल 308। यानी अगर रेडियस डबल हो रही है तो सारी पैरामीटर डबल कर दो, रेडियस आधी हो रही है तो सारे पैरामीटर आधे कर दो, रेडियस 5 गुना हो रही है तो सारे पैरामीटर 5 गुना कर दो, आगे बढ़ते चले जाओ। है ना? आइए जी आगे बढ़िए। देखिए जी, PQR is a triangle whose area is 180. PQR is a triangle whose area is 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। PQR एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर। ये मान लो बेटा कोई ट्रायंगल है PQR। S is a point on side QR। मुझे QR के ऊपर कोई बिंदु S है। Thus that PS is the angle bisector। ओहो, ताकि PS जो है वो एंगल बाइसेक्टर लगे, यानी इस कोण को दो हिस्सों में बांट दें। PQPR, PQPR इन साइड की लेंथ का रेशियो 2:3 है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी साइड? ठीक है, देखिए आप जानते हैं अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो प्रॉपर्टी जो रेशियो इस साइड के साइड से होगा वही रेशियो इस साइड के साइड से होगा। अब आप ये भी जानते हैं इन दोनों त्रिभुजों के केस में ये दोनों त्रिभुजों का आधार एक ही उपनिष्ठ लाइन पर है। साथ ही साथ दूसरी बात, दोनों का एक उपनिष्ठ शीर्ष भी है। तो अगर दो या दो से अधिक त्रिभुज किसी एक उपनिष्ठ सीधी रेखा पर आधारित और उनका एक उपनिष्ठ शीर्ष भी हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात वही होता है जो उनके आधार की लंबाई का अनुपात होता है। तो आधार की लंबाई का अनुपात 2:3 है, तो इनके एरिया का रेशियो भी 2:3 होगा। 180 का टोटल एरिया 180 को 2 3 में बांटोगे तो पूछा है ये सर, तो 3 वाले के एरिया क्या होगा? 3 तो 5 5 36 दिए 108, एरिया 108 वर्ग सेंटीमीटर है ना? कितना आ जाएगा बेटा? 108। बहुत प्यारा सवाल करिए। ये लड़का ज्यादा कर रहा है। देखिए भाई ये बड़ा सवाल है। मेरा भाई PQRS एक चतुर्भुज है, सॉरी चतुर्भुज है। PQRS एक चतुर्भुज। तारे 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 PQRS। देखो जी, पता नहीं है। हाँ ये ठीक है। देखो मेरे बच्चों बहुत ध्यान से समझना। PQRS मेरा जी ये कोण 60 डिग्री का, ये कोण भी 60 डिग्री का, ये 150 डिग्री का। तुरंत पहले पड़ गया 150 60 60, ये कोण कितने का आएगा? 90 डिग्री का।
भाई चारों कोनों का योग तो चतुर्भुज का 360 होगा ना। अगर चारों कोनों का योग 360 है बाबू, तो ये 60 60 150 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूँ, इसको ऐसे बढ़ा लेता हूँ। रुक जा, मैं जा रहा हूँ, एक बार करो बेटा। आओ बच्चे, पूरी फिगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, पर आप कोशिश करना समझने। अब देखो यार, ये 90 है, तो इसका मतलब ये कोण भी 90 का होगा। हाँ या इनको बना दो अच्छा सा, ऐसा बनाते हैं तो दूसरा कलर बनाते हैं। चलो ये तो बढ़िया मिल गया। अब आ जाओ, ठीक है। तो आप जानते हैं 150 60, ये भी 60 था, तो ये एंगल आएगा 90। चतुर्भुज के चारों कोनों का 360 होता है बाबू, है ना। ये कोण अगर 90 है तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल भी 90 होगा। ये 150 है, ये 180 होना है, तो ये कोण कितना होगा 30 डिग्री। और 30 डिग्री रेशियो बनाता है क्या, सामने वाली साइड 1, तो ये वाली साइड कितनी √3। जबकि कह रहा है कि PS की जो वैल्यू है 9, तो √3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 9/√3। हर का पेमेंट करोगे तो √3 गुना √3, तो 3 3 9, ये वैल्यू आएगी 3/√3। इसका मतलब बाबू ये वाली जो वैल्यू है ये आ गई 3/√3 पक्का। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 3/√3। अब देखो जी, ये वाली वैल्यू कितनी है 9 पक्का। अब मैं आपसे कहूं क्या इस ट्रायंगल का एरिया बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर हाफ इंटू बेस हो गया 9 और हाइट हो गई 3/√3। ये आ गया बेटा मेरे इस त्रिभुज का एरिया, यानी 27/2, यानी 27/2 √3। ये आ गया मेरे भाई इस ट्रायंगल का एरिया। किसी भैया को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब अगली चर्चा पर शामिल करता हूँ आप सबको। ये बताओ, ये पूरी ट्रायंगल बनाई हमने, अगर ये पूरी ट्रायंगल बनाई तो ये कौन 60 डिग्री का था, है ना। ये 60 का था, ये 60 का था। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दूं, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दूं, तो ये बताओ बेटा, ये तो पूरी बड़ी ट्रायंगल हुई। ये 60 60 120, तो ये कौन कितने का होगा? आप कहोगे जी 60 का होगा। इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। और ये साइड इधर की सवाल की कितनी 18, ये साइड कितनी इधर की बाबू 18। अगर ये साइड 18 है तो पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया? आप कहेंगे पूरी ट्रायंगल का एरिया इक्विलेटरल बन गई। ये 18 है तो ये भी 18, ये भी 18, समबाहु त्रिभुज बन गई ना भाई। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया होगा √3/4 स्क्वायर, तो √3/4 ये स्क्वायर यानी 18 गुना 18, तो 9 9 2 से काटा 9 में 81 √3, तो पूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 81 √3। इसमें से घटा देते हैं 27/2 √3। अब घटाएंगे तो 81 दूनी आएगा 2 एकम 2, 2 8 16 में से 27 घटा दो, 12 में 7 गया 5, है ना। 5 में 2 गया 3, 135, तो उत्तर आएगा 135/2 √3। ये एरिया है। कैसा है भाई? पूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, उसमें से हमने इस वाली ट्रायंगल का एरिया घटा दिया, तो इसी का तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आया। तो आंसर आया 135/2 और ऊपर √3, यानी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके करो जी। देखिए जी, वाहियाती टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको। कहता है ट्रेपेजियम है, इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 2:9 में विभाजित करते हैं। 2:9 में मतलब ये वाला डायगोनल 2 है तो ये 9 होगा। गौर से देखोगे तो आपको पता है ट्रेपेजियम में दोनों साइड आपस में पैरेलल होती है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो भी ट्रायंगल बनते हैं सिमिलर होते हैं। कैसे सिमिलर होते हैं आप जानते हैं। और अगर सिमिलर है और इनकी साइडों का रेशियो 2:9 है, तो इन साइडों का रेशियो भी 2:9 होगा, है ना। कह रहा है कि बड़ी भुजा की लंबाई 45 है, तो 9 यूनिट है 45, 1 यूनिट 5 तो 2 यूनिट 10। अरे हाँ है ना, आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आइए करो भैया। देखिए कहता है सम ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल इज 91। कहता है दो सर्कल है, उनकी रेडियस का सम, एक की आर मान लो एक की स्मॉल दे दी, तो एक की आर मान लो एक स्मॉल आर मान लो, कहता है ये 91 है। और कहता है जी उनके एरिया का डिफरेंस, तो एरिया का डिफरेंस पाई आर स्क्वायर, उसका पाई आर स्क्वायर पाई कॉमन ले लोगे तो आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कहता है जी ये वैल्यू 2002, आर में लगाओगे पाई की वैल्यू 22/7, आर माइनस आर, ये माइनस इंटू प्लस और आर प्लस आर, इसकी वैल्यू 91। अब देखिए 7 से काटोगे 13, 2 से काटोगे 11 दूनी 22, 11 कट जाएगा, 11 एकम 11, 9 बचा 11 88, 11 दूनी 22, 2 से काटोगे 2 नी 18, 2 एकम 2, 13 7 91 तरीका। आर माइनस आर की जो वैल्यू आई वो आई 7। अब बेटा आर प्लस आर 91 में रखा है, लिख लिखनी है ये तो समझने की। और आर माइनस आर जो है वो रखा है 7, तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी, दोनों के जोड़ का 98 का 49, ये आंसर आ गया। आया ना, आइए भैया आइए जी करो भैया।
सवाल को समझिए। मैंने ये आपको कई बार बताया कि जब भी कोई सेमी सर्कल दे रखा हो और इसके अंदर कोई भी ट्रायंगल बनाई गई, सेमी सर्कल में कोई भी ट्रायंगल बनेगी, आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपको ये कहेगा कि भाई ये वाली जो साइड है इसको अगर डायमीटर मान ले, इस वाली साइड को डायमीटर मान लो, इसके ऊपर हम एक सेमी सर्कल खींच दें, इस वाली साइड को डायमीटर मान दे और इसके ऊपर एक सेमी सर्कल खींच दें, फिर कहेगा कि ये जो साइडेड पोर्शन है इसका एरिया बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका एरिया हमेशा वही होगा जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा, जो इस त्रिभुज का एरिया होगा वही इन साइडेड पोर्शन का भी एरिया होना है। ये हमेशा नियम रहेगा। आप निकाल के चेक करना चाहे निकाल के देख लेना, अदरवाइज हमेशा इस बात को याद रखना कि इनका एरिया वही होगा जो इस बेस फिगर ट्रायंगल का है। पक्का? अरे हाँ है ना, मानते हो कि नहीं मानते बात को? मानते हो। इसी तरह एक रिजल्ट और भी अप्लाई करता है। अगर मान लीजिए कोई सर्कल है, ये चलो अगले पेज पे समझाता हूं कि मान लीजिए कोई सर्कल है और अगर इसके बाहर ये दूसरा सर्कल बन गया है, सेट हो गया। अगर ऐसे बना दिया जाए और मान लीजिए सर्कल का एरिया ए स्क्वायर है, ये सर्कल का एरिया ए स्क्वायर है और आप कहेंगे जिसके बाहर एक सर्कल बनाया मेरे बच्चों, और इन साइडों को डायमीटर लेते हुए इसके ऊपर एक सेमी सर्कल बनाया, ऐसे एक यहां सेमी सर्कल बनाया, इन साइडों को डायमीटर लेते हुए एक सेमी सर्कल यहां बनाया, यहां भी एक सेमी सर्कल बनाया। ठीक है, और फिर आपसे कह देगा जी साइडेड पोर्शन का एरिया बताइए। तो मेरे बच्चे साइडेड पोर्शन का एरिया वही रहेगा जो इस बेस फिगर का, जो सबसे बेस फिगर होगी उसका जो एरिया होगा वही इस साइडेड पोर्शन का भी एरिया रहेगा। ठीक है, ये दो रिजल्ट है, एक यहां वाला और एक यहां वाला, दोनों को आप याद रखिएगा, हर जगह कमाने। अब यहां जी कह रहा जी साइड है 21 28 35, 21 28 और 35 साइडें हैं, तो कह रहा है कि भैया आप इसका एरिया निकाल के बताइए। तो आप ये देखिए पहले राइट एंगल क्या है, ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं, तो 21 28 35। आप देख रहे हैं 7 21 7 4 28 7 5 35, हां 7 3 4 5 रेशियो आ रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है, इसका मतलब ये राइट एंगल है, 35 के सामने वाला राइट एंगल होगा, हां है ना। तो अब क्या करना है, अब हमें ये काम करना है, यहां पे एक सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होगी, तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट 21 गुना 28, 14 आएगा भैया, 14 कम 14 14 दूनी 28 और 29। इसका मतलब इस ट्रायंगल का एरिया 294 है, तो जितना इस ट्रायंगल का एरिया होगा उतना ही इन साइडेड पोर्शन का भी एरिया होगा। तो साइडेड पोर्शन का एरिया भी मेरे बच्चों 294 होगा। आप अगर अपनी मन की संतुष्टि चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देख रखा है कि ये जो 35 सही से डायमीटर मान के हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, आप इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल दें। ठीक है जी, फिर क्या करें, आप टोटल एरिया ले लें। टोटल एरिया इन द सेंस कौन सा, जो डिटेल करना चाह रहे हैं, ये वाला सारा एरिया ले लें, ये वाला सारा एरिया ले लें। कैसे निकलेगा ये सारा एरिया, भाई 28 वाली को ही तो आपने डायमीटर मान के सेमी सर्कल खींचा और इस ट्रायंगल का एरिया ले लें। अब ये एरिया जमा ये एरिया जमा ये एरिया, इन तीनों एरिया में से आप इस सेमी सर्कल का ब्लू कलर की जो सेमी सर्कल खींची थी इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर आप इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस पूरे एरिया से तो ये तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो बचेगा कौन सा, साइडेड पोर्शन के एरिया। तो डिटेल करना है तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। करिए इसका, देखिए मेरा भाई एबीसीडी एक वर्ग है, ये वर्ग है तो हर एक एंगल 90 90 है। ये ईबी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल 60 60 डिग्री है। सी एक्स वाई जेड ये एक पेंटागन है, तो पेंटागन है तो 360 बटे 5 करोगे तो 72 भाई 72 तो इंटरनल 160, तो सारे एंगल 160 डिग्री आएंगे। तो पूछा क्या है कि ईबी जेड का मान ज्ञात करें। ईबी जेड ये वाला कोण आपसे पूछा जी क्या होगा, ये वाला कोण मेरे बच्चों आपसे पूछा क्या होगा, ये आपका सवाल है। ये वाला कोण आपसे पूछा हुआ जी, निकालिए भाई। देखिए मेरे बच्चों बेहद समझदारी वाला सवाल, इतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं जितना आप सोचे बैठे हैं। आप जानते हैं ये वाला कोण 108 डिग्री होगा, है ना। आप कहेंगे सर कैसे, तो बताता हूं कैसे। ये 108 होना है क्योंकि पेंटागन का हर एक एंगल इक्वल होता है। ये 108 है, ये 90 है, ये 60 है, तो ये निकाल दोगे आपको भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा भैया ये कोण, 360 में से 90 घटाया 108 और 60 तो यह 168 जमा 90 258, तो 360 में से 258 घटाओगे मतलब 260 घटाओगे तो 102 आया। इसका मतलब ये वाला कोण 102 डिग्री पूछा क्या आपसे, ईबी जेड ये तो पूछा था भाई, तो ईबी जेड हो जाएगा 102 डिग्री, यही आपका आंसर है। ठीक आसान सा सवाल है ना, पक्का। आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में कल से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।